अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। आज के हमारा वीडियो जो है वो स्कॉलरशिप में मैथ सब्जेक्ट का इंतहाई अहम टॉपिक जिसे हम कसर कहते हैं, फैक्टर्स, उसको हम लेकर चलने वाले हैं। कसर के बारे में मज़ीद मालूमात और बुनियादी मालूमात हासिल करेंगे जिससे आप कसर से घबराना बंद कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं आज के हमारे वीडियो के स्पॉन्सर्ड हैं, यानी हमें मदद की है हमारे वीडियो में ई बाज़ार ऑनलाइन शॉपिंग ऐप ने। ई बाज़ार ऑनलाइन शॉपिंग ऐप भिवंडी का पहला ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने घर की ज़रूरी सामान आप इस ऐप के ज़रिए अपने घर मंगा सकते हैं। डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं है और आपको आपका सामान जिस दिन ऑर्डर करेंगे उसी दिन आपके घर पर पहुंच जाएगा। और इसमें रिफ़र की भी बहुत सारी सहूलतें हैं। इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। इस ऐप को किस तरह डाउनलोड कीजिएगा, आपको ऊपर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा कि ऐड कैसे करना है, इसे इंस्टॉल कैसे करना है, उसके बाद इस ऐप को आप किस तरह शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में भी बता दिया जाएगा कि आप इस ऐप को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अपना मैथ्स का सबक शुरू करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले कसर के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कसर यानी है क्या, उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए और हमें बताइए कि कसर को आपने रियाजी मजमून के अलावा और कहीं सुना है? अगर आप गौर करेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं ज़रूर सुना है कसर को। कैसे? किसी को बोलते हुए आपने ज़रूर सुना होगा कि मैं पूरा काम करने ही वाला था कि बस थोड़ी सी कसर रह गई है, पूरा काम मुकम्मल हो चुका है, बस थोड़ी सी कसर रह गई है। अब कसर का मतलब ही यही हुआ कि मुकम्मल ना होना, यानी कोई अधूरा मामला या अधूरी गिनती जो कि मुकम्मल नहीं हो सकी है, उसी को कसर कहते हैं। इसके अलावा आपने और भी सुना होगा कि आज मैं पूरी कसर निकाल कर रहूँगा, यानी अपना जो मामला है मुकम्मल तौर पर हल करके रहूँगा। तो ये कसर का कंसेप्ट हो गया। कसर का मतलब होता है अधूरा। तो चलिए अब हम कसर को एक मिसाल के ज़रिए बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 बर्तन रखे हुए हैं। पहले बर्तन में एक खरबूजा रखा हुआ है, पहले बर्तन में एक खरबूजा रखा हुआ है, दूसरे बर्तन में आधा खरबूजा रखा हुआ है और तीसरे बर्तन में 2/7 खरबूजा रखा हुआ है। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो गए कि एक तो समझ में आया, आधा तो समझ में आया, 2/7 खरबूजा का मतलब क्या होगा? यानी इसी को कंसेप्ट कहते हैं कि मुझे कसर की गिनती देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि वो कितना होगा। एक को आमतौर पर हम अददी सूरत में इस तरह लिख देते हैं। बहुत सारे लोगों को कसर का मतलब ना मालूम होते हुए ये पता होता है कि 1/2 का मतलब होता है आधा, लेकिन उनको 2/7 का मतलब नहीं पता। तो चलिए हम इसको आज इस राज को खोलते हैं। इस बर्तन में एक खरबूजा रखा हुआ है, देख सकते हैं आप, एक। इस बर्तन में आधा खरबूजा रखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, आधा। अब अगला जो पॉइंट है 2/7, इस बर्तन में 2/7 खरबूजा रखा हुआ है। ये देखिए, ये है 2/7 खरबूजा। अब आप कहेंगे 2/7 खरबूजा, ये गिनती आपने कहाँ से लाई और कैसे लाई? तो कोई मुश्किल बात नहीं है। आप कसर को देखिए और मैं जो कह रहा हूं उस पर आप गौर कीजिए। कोई भी कसर मुकम्मल नहीं होती, यानी वो अधूरी होती है। और नीचे जो 7, इसे कहते हैं नसब नुमा। नीचे वाले हिस्से को कहते हैं
नसब नुमा, और ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं शुमार कनिंदा। तो जो नसब नुमा होता है, एक मुकम्मल सामान के, एक मुकम्मल चीज के 7 टुकड़े किए गए और 7 के 7 टुकड़े बराबर बराबर किए गए हैं, तो ये हो गया किए गए हिस्से। कसर कैसे समझेंगे? ये जो 7 है यानी एक सामान के या एक चीज के 7 टुकड़े किए गए थे और उसमें से 2 टुकड़े लिए गए, तो ये हो गया लिए गए हिस्से। ये है किए गए हिस्से, ये है लिए गए हिस्से। यानी एक जो खरबूजा था उसके 7 बराबर बराबर टुकड़े किए गए हैं, 4 5 6 7, तो 7 टुकड़े किए गए और उसमें से 2 टुकड़े लिए गए। अब जरूरी नहीं कि दोनों को अलग अलग किया जाए, दोनों को एक साथ जुड़ाकर भी रखा जा सकता है। तो किए गए हिस्से और उसमें से 7 करने के बाद 2 टुकड़े ले लिए गए, तो ये हो गई, ये जो हिस्सा हमारे पास आया ये है 2/7। ये है कसर का असल कंसेप्ट। अब हम कसर के बारे में कुछ मजीद मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, कसर के बारे में हमने कंसेप्ट समझ लिया, उसका तसव्वुर क्या होता है। अब हम देखेंगे कि इस सेशन में हम कसर के बारे में उसका मवाजना करेंगे। इसके अलावा जमा नफीस ज़र्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं, जितना आपके सिलेबस में फ़िलहाल दिया है। वीडियो ताकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए, हम लोग दूसरे पार्ट में उसके बारे में मज़ीद मालूमात भी हासिल करने वाले हैं। मवाजना करने पर सबसे हम लोग पहले देखेंगे मवाजना। मवाजना होता क्या है? मवाजना दरअसल हम 2 कसरों का करेंगे कि कौन सी कसर बड़ी है, कौन सी कसर छोटी है, चढ़ती उतरती तरतीब, या फिर कसरों का छोटा बड़ापन, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। ये स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। तो जैसा कि मैंने 2/7 लिया था, इसमें मैंने बता दिया कि इस चीज़ को कहते हैं नसब नुमा, और जो ऊपर वाला रुक्न होता है उसे कहते हैं शुमार कनिंदा। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है, परेशानी होती है, आप भूल जाते हैं कि ऊपर वाला नसब नुमा है कि नीचे वाला नसब नुमा, तो याद करने के लिए एक ट्रिक है कि नून से नीचे और नून से नसब नुमा, तो आपको फिर दोबारा कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब हम लोग समझते हैं हम नसब कसरें ये क्या होती है। नसब नुमा इसे कहते हैं, और हम जब भी लग गया इसका मतलब बिल्कुल सेम हू बहू, जैसे हम शक्ल होता है यानी सेम दिखने वाला, तो वैसे हम नसब, दोनों के नसब नुमा सेम एक जैसे। तो ये 2/7 और 3/7 ये दोनों कसरें हम नसब कसरें हैं। इन हम नसब कसरों में आपको इम्तिहान में इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि इस चौकोन में ये शक्ल आएगी, ये शक्ल आएगी, या ये शक्ल आएगी, या कोई भी आगे चौथे ऑप्शन दे सकता है। तो हम लोगों को पहचानना है इसमें से बड़ी कसर कौन सी है। तो फॉर्मूला आसान है, अगर नसब नुमा एक जैसा हो, यानी हम नसब कसरों में शुमार कुनिंदा जिसका बड़ा होता है वो कसर बड़ी होती है, और शुमार कुनिंदा जिसका छोटा होता है वो कसर छोटी होती है। यानी यहाँ पर ये बड़ी कसर है, तो ये जवाब हमारा सही होगा। इसके अलावा ये हम लोगों ने समझ लिया हम नसब कसरें। बहुत तरीके से सवालात के तरीके 1000 हो सकते हैं, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है। अब आ जाइए हम लोग देखते हैं इसका और तरीके का सवाल कैसा हो सकता है। एक तरीका इस सवाल में ये भी बन सकता है कि चढ़ती तरतीब में पूछा जा सकता है, उतरती तरतीब में पूछा जा सकता है, कौन सा बड़ा है पूछा जा सकता है, कौन सा छोटा है पूछा जा सकता है। हम नसब कसर के बारे में अब हम लोग देखेंगे हम कीमत कसरें। अब हम कीमत कसरें क्या होंगी, यहां पर ये नसब नुमा सिर्फ बिल्कुल हूबहू है, इनकी कीमत अलग अलग है। अब हम कीमत कसरें क्या होती है, जिनकी कीमतें भी बिल्कुल एक जैसी हो, सेम हो। अब ये एक कसर है 2/7, इसकी
हम कीमत कसर क्या होगी, 2 का 2 से ज़र्ब करेंगे तो 4 हो जाएगा और 7 को 2 से ज़र्ब करेंगे तो 14 हो जाएगा। ये 2/7 और 4/14 ये दोनों हम कीमत कसरे हैं। इन दोनों की कीमत बिल्कुल सेम है, यानी 4/14 को हम 2/7 भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कसर दरअसल तकसीम की एक सूरत होती है। काटना बांटना ये तकसीम का ही अमल है, तो कसरें यानी तकसीम के अमल का ही एक जुज है, जिसमें से हम ऊपर वाले को नीचे वाले से तकसीम करते हैं। तो यहाँ पर इस कसर को 2 से बटे 2 से ज़र्ब कर दिया जाए तो यही कसर आ जाएगी। तो ये जो दोनों कसरें हैं वो हम कीमत कसरे हैं। तो ये हो गया हमारा मवाजना। अब इसके बाद हम लोग फ़ौरन जल्दी से समझ लेंगे इसकी जमा कैसी होती है, इसकी तफरीक कैसी होती है और इसका ज़र्ब किस तरह होता है। देखिए, जमा करने के लिए किसी भी 2 कसरों को जमा करना है। मान लीजिए 2/7 है और 3/7 है। अगर कोई हम नसब कसर है तो उनको जमा करने के लिए हम लोगों को एकदम आसान तरीका मिल जाता है। अगर नसब नुमा एक जैसे हों तो उनको एक बार लिखा जाए और शुमार कनिंदा को आपस में जमा कर दिया जाए। शुमार कनिंदा को जमा कर दिया जाए, 2 में 3 जमा कर देंगे 5 हो गया, 5/7। ये पहली सूरत है जब नसब नुमा बिल्कुल हू बहू रहा तब। लेकिन अगर नसब नुमा अगर अलग हो गया, जैसे अगली मिसाल में 2/7 जमा 3/5, अब यहाँ पर नसब नुमा एक जैसा नहीं है। तो इसको हल करने का क्या तरीका है, बहुत मर्तबा आपने सीख लिया होगा, समझ लिया होगा, लेकिन फिर भी इसमें बच्चे गलती करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये जो मैथ्स हम हल करते हैं उल्टे तरफ से हल करते हैं। उल्टी तरफ का ऊपर वाला हिस्सा यानी ये 2, इसको इससे ज़र्ब करना है। उसके बाद निचले वाले हिस्से को ऊपर वाले हिस्से से ज़र्ब करके दरमियान में जो अलामत है वही अलामत लगा देनी है। जैसे 2 को ज़र्ब करना है 5 से, उसके बाद दरमियान में जमा की अलामत है, जमा की लगा दिए। उसके बाद 7 को 3 से ज़र्ब करना है, 7 को 3 से ज़र्ब, देखिए तिरछी ज़र्ब की गई, 2 को 5 से और 7 को 3 से। लेकिन इसमें एक ख्याल ज़रूर रखना है कि पहले 2 को 5 से, यानी इसको इधर और इसको इधर नहीं कर सकते हम। अगर इसको यहाँ कर दिए तो जमा में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन नफ़ी या तफरीक में जवाब बिल्कुल उलट हो जाएगा और गलत हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। कैसे? उल्टी तरफ में जो कसर होगी उसका ऊपर वाला हिस्सा अगली वाली कसर के नीचे वाले हिस्से से ज़र्ब करेंगे और उसके बाद एक लंबी सी बटे बनाकर नीचे के दोनों हिस्सों को आपस में ज़र्ब कर देंगे। 7 ज़र्ब 5। अब इन तीनों को ज़र्ब कर देंगे हम अगले वाले स्टेप में। 5 दूनी 10 होगा और 7 तिया 21 होगा, दरमियान में जमा कसर 7 5 35। अब इन दोनों की आपस में जमा हो जाएगी। अगले स्टेप में 10 और 21 कितना होगा, 31/35। ये हमारा जवाब हो गया जमा। तफरीक मैं आपको नहीं बताने वाला क्योंकि तफरीक के अमल में भी बिल्कुल यही मामला रहेगा। सिर्फ यहाँ जमा है, जहाँ जमा आएगा वहाँ पर तफरीक हो जाएगा। यहाँ पर हो गया हमारा मसला हल। ये हो गया जमा और तफरीक का मामला। ज़र्ब का मामला जमा और तफरीक से भी आसान है। मान लीजिए इसी मिसाल को हम लोगों को ज़र्ब करना है, तो जमा में तो हम तिरछी ज़र्ब करते हैं, लेकिन ज़र्ब में हम लोग आपस में आमने सामने ज़र्ब कर देते हैं और हो गया हमारा हल। कैसे? 3 को 2 से ज़र्ब कर देना है और 7 को 7 से ज़र्ब कर देना है, हो गया हल। 3 दूनी 6 और 7 सती 49। ज़र्ब का भी मामला बिल्कुल आसान है।